आज मैं ये देख रहा था कि कोई नोमान ज़करिया नाम का लेफ्टिनेंट जनरल है, उसकी बड़ी बातचीत चल रही है कि साहब कि ये कुछ करने वाला है। क्या है ये? कौन है ये लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया? सर एक आर्मी का फैक्शन तो है, नोमान जकरिया के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, पर एक फैक्शन आर्मी का है और एक फैक्शन आईएसआई का है जो इसके अगेंस्ट है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का फैक्शन है इसके अगेंस्ट है, और इसने सबसे बड़ी गलती, देखिए इसके गेम प्लान में एक ही बड़ी गलती है, जो इसने गलती कर दी कि अब ऊपर कोई नहीं आएगा। देखिए अगर ऊपर आना है तो इस्लाम में तो सिलेक्शन में एलिमिनेशन ही होता है ना, अब कोई इलेक्शन तो हुँ। वहां होगा नहीं। तो अगर किसी को ऊपर आना है, किसी को जनरल बनना है, किसी को 2-4 बिलियन कमाने हैं, दुनिया में घूमना है, मियामी में बंगलो रख बनाना है, तो इसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा ना। ये तो पाकिस्तानियों का दायित्व है, हमें कुछ नहीं करना। भाई तुम देखो, अगर तुम्हें ऊपर आना है, जिंदगी में तरक्की करनी है, ये तो कुंडली की मतलब तिजोरी को कहते हैं ना, खजाने के ऊपर कुंडली मार के सांप बैठा, तो ये तो तुम्हारा काम है ना, सांप को हटाओ। सांप को हटाओ, तुम कुछ साल रहो, 2-4 साल हो, बाजवा मॉडल में रहो, 2-4 साल रहो, लूट खसूट करो, पेरिस में घूमो, लंदन में घूमो, क्या रखा पाकिस्तान में। भाई कनाडा में मकान बनाओ, वर्जीनिया में रहो, जहां मर्जी रहना है, और सीआईए तुम्हें पालती रहेगी कि जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है धीरे धीरे निकालते रहो। सीआईए को हर साल 6 महीने में कुछ कुछ टुकड़ों में देते रहो, सीआईए तुम्हें पालती रहेगी, चाइना तुम्हें पालता रहेगा, और शायद तुम्हें वो क्या सऊदी भी कुछ 2-5 हज़ार डॉलर महीना बेचता रहे, तुम्हें इसलिए क्या चाहिए। काम करते रहो, काम तुम्हारा चलता रहेगा। सर ये भी बताइए कि जो भी केस स्टडीज़ होती हैं उसमें ये आता है कि भई सक्सेसफुल मिलिट्री वो होती है जहाँ पर चेन ऑफ कमांड डिसेंट्रलाइज़्ड होती है। जी। लेकिन जिस तरह का आसिम मुनीर अपना जो ये मिलिट्री सिस्टम बना रहा है और उसने अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बना लिया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे तो सभी की जो डिसीजन मेकिंग है वो एक पॉइंट पे जाके सेंट्रलाइज़ होगी। सर अभी कि आप बात नीचे करें। वाले तो अब कोई डिसीजन लेने की कैपेसिटी में ही नहीं रहे। तो कल को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो ये अकेला क्या-क्या क्या-क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता है कि भई अब न्यूक्लियर कमांड मेरे हाथ में है, न्यूक्लियर बटन मेरे मेरे पपेट के हाथ में दे दिया है, तो मैं बस न्यूक्लियर चला दूँगा। सर वो भी देखिए, बड़े वालों के एक्सेस कोड तो अमेरिकन के पास है, इनके पास तो है नहीं। हाँ टैक्टिकल वॉरियर है, अगर वो चलाएगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। दैट्स अ डिसीजन ही हैज टू टेक। वैसे भी कुछ ज्योतिषों की भविष्यवाणी तो है कि 2026 में ऐसा कुछ हो सकता है, काफी ज्योतिष ऐसा मानते हैं, मुझे तो नहीं पता, खैर काफी ज्योतिष ऐसा मानते हैं। अब देखिए आपने बात की थी एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री, कामयाब मिलिट्री कमांड। मैं तो कह रहा हूँ ये मिलिट्री की कमांड थोड़ी ना पाकिस्तान में, ये तो मिलिट्री का कोठा है। सर मिलिट्री का कोठा, कमांड थोड़ी ना है। कोठे में तो एक ही तवाइफ नाचती है, बाकी तबला और हारमोनियम बजाते। तो मिलिट्री वालों का पाकिस्तान में तो इसने ये हाल कर दिया, कोई तबला बना रहा था, कोई हारमोनियम बना रहा, मुन्नी नाच रही बीच में। समस्या हमारी नहीं है, समस्या तो उनकी है। अगर उन्हें जिंदगी भर तबलची और हारमोनियम वाला बन के रहना मर्जी उनकी, अगर नहीं रहना है तो फिर इस कमांड को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। कई पावर सेंटर्स होंगे। देखिए जब लास्ट टाइम बालाकोट हुआ था, तो ये माना जाता है कि जो पाकिस्तान का एयर चीफ था और जो पाकिस्तान का चीफ था, उसने बाजवा की बात नहीं सुनी। बाजवा कुछ कह रहा, बाजवा की उसने बात नहीं सुनी। तो ये मुल्ला मुनीर ने देख लिया, उन्होंने लास्ट टाइम बाजवा की बात नहीं सुनी। जब ये बना, इसीलिए कह रहा मैं, पहले तो फील्ड मार्शल, अब सीडीएफ बन गए, वैसे सीज फायर डिमांडिंग फोर्स पूरा नाम है इसका। तो सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड बन के इन सबको मैं अपने नीचे ले लूंगा। अब अगर पाकिस्तान का एयर चीफ बिल्कुल ही नपुंसक है, अगर पाकिस्तान का नेवल चीफ बिल्कुल ही नपुंसक है, फिर तो यार, फिर तो जाके किसी मस्जिद में किसी मौलवी की के पैर दबाओ। ये वर्दी वर्दी काहे को पहन रखी है, मतलब वर्दी की तो इज्जत करो, वर्दी तो तुम्हें पावर देती है। अगर तुम एक मौलवी के बेटे की चाकरी कर रहे हो तो मतलब ऐसे कैसे चलेगा। तुम बड़े लिखे, बड़े अदबी घरों से, बड़े अमीर सैयद घरों से आए हुए लोग हो, ये तो वैसी अजनी है, ये तो वैसी आधा है। तो मतलब अगर किसी ने अपने आके हाफिज कुरान लगा दिया तो तुम क्या उसके जूते चाटोगे, तुम क्या उसकी गुलामी करोगे। हमें तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें लगता है कि आपको व्यवस्था करनी चाहिए, और आप फौज में, आप मिलिट्री में, आपको पता है ऐसे सिचुएशनों में कैसे निपटा जाए। देखिए मैंने किसी ने मुझे कहा था, मुझे नहीं पता कितना सच है, जैसे कहता सुमित भाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में 15 रुपए में एक गोली बनती है, 15 रुपए में गोली बनती, पाकिस्तान में से भी सस्ती बनती होगी, जाहिर सी बात है। तो मतलब 10-15 रुपए का खर्चा है, मतलब काहे को इतना परेशान हो रहे हो, क्यों देश की ऐसी तैसी करवा रहे हो। देखो भारत तुम्हारा सिंध तोड़ के रहेगा,
सिंध तोड़ दिया, तुम वैसे खत्म हो, तुम लैंडलॉक कंट्री हो जाओगे, तुम्हारी आबादी डबल हो रही, तुम्हारे पास कोई बचा नहीं है। कहानी मेरे भाइयों सीधी सी है, अपनी देश और अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ। भारत 100% तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हारा सिंध 110% तोड़ेगा। मतलब फिर खुदकशी करने के लिए भी समुद्र चाहिए ना, वो समुद्र भी हम बंद कर लेंगे। अब कैसे खुदकशी करोगे? दरिया में कूद कूद के करोगे, वहां पानी नहीं है, वहां आजकल पानी का लेवल इतना कम है, दरियाओं में पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। हाँ, तो मतलब जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है एक मौलवी के बेटे को भेज दो हूरों के पास। भाई मौलवी का बेटा हूरों के पास जाएगा, ज्यादातर मिल जाएगी, क्योंकि भाई सर, पिताजी का स्टाफ चलेगा ना, स्टाफ मौलवी चलेगा। मौलवी का बेटा तो अपने गुर्गे भेज रहा है उधर ईस्ट पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश कहना तो उसको मुझे लगता है कि हाँ, उसको गलत थोड़ा हो। डिग्निफाई करना होगा। वो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो वो तो जी अपने गुर्गे भेज रहा है वहाँ पे। और साहब, अब मैंने ये भी सुना है कि चूंकि पाकिस्तान की तो एयर स्पेस दोनों तरफ से बंद हो गई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तो बांग्लादेश जा नहीं सकती, अब तो टर्की भी नहीं जा सकती पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो अब उन्होंने सोचा है कि साहब कि हम ये कार्यक्रम ईस्ट से करेंगे, अपने आतंकवादी जो है वो ईस्ट में डिप्लॉय करेंगे। हम्म तो ये ईस्ट वाला जो मामला है उसके साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि आपने देखा कि अ, बांग्लादेशी जो है वो जोर-जोर से रोते हुए भी नहीं बल्कि अ, भागे जा रहे हैं। और आपके बॉर्डर पोस्ट पे उनको बीएसएफ आराम से जाने दे रही है। उधर बीजीबी उनको रिसीव कर रही है बड़े मज़े से। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? चिकन नेक में तो बड़े आराम से सुनते हैं कि साहब कि हमारे लोग वहाँ घूम रहे हैं। तो आप ज़रा बताएँ, उसको खुलासा करें कि हो क्या रहा है इधर? सर, देखिए, जब से एसआईआर शुरू हुआ है, काफी लोग तो वैसे खुद ब खुद पलायन कर रहे हैं, और एसआईआर के बाद वैसे भी कुछ ज्यादा बचने वाला है नहीं। और अब तो सुनने में है कि मोदी जी के आगे भी और काफी कार्यक्रम हैं, ये एसआईआर निपट जाए, और भी काफी प्रोग्राम है। क्योंकि किसी बुद्धिजीवी ने एक प्रश्न पूछा था, कहता काफी स्टेटों में तो 28 में इलेक्शन है, तो अभी एसआईआर क्यों करा रहे हो? मैंने कहा ये तो मोदी का प्लान है, तुम्हें थोड़ी पता हुआ क्यों करा रहे हैं, होने दो। कह रहे यार एसआईआर तो एक टीवी डिबेट में था, कह रहे यार वो एसआईआर तो काफी जगह स्टेटों में तो 28 में इलेक्शन है, तो वहां एसआईआर अभी क्यों करा रहे हो? मैं कहा वो साहब का प्लान है, वो बताएंगे क्यों करा रहे हैं, हमें क्या पता, पर एसआईआर होना है और जाना हो। जितने उपद्रवी बाहर में भेज दो। बाबा ने तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेंशन सेंटर खोलने का आदेश भी दे दिया डीएम्स को, बना भाई डिटेंशन सेंटर वहां डालना है। तो देश भर में इनको लेके मूवमेंट तो हो रही है। अब देखिए, कल अगर आप बांग्लादेश को स्टडी करें, कल शेख हसीना को देखें, बांग्लादेश एक धमकी देता है, कहता है ये शेख हसीना को हमारे हवाले कर दो, हमने लेटर दे रखी है एक्स्ट्राडिशन की, नहीं तो संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा, बांग्लादेश से ठीक नहीं मांगे ना। हम जरा बांग्लादेश, हम ना जरा अब इसको दूसरे अंदाज से देखते हैं, आपको ये नई रियलिटीज का पता होना चाहिए। भारत को धमकी दे रहा था। अब मैंने जरा यार, मैंने कहा देखो, चूंटी के पर निकलते तो मैंने सुना था, अब मेंढक बरसात आती था टरटराते, ये भी सुना था, देखा भी था। अब कोई मतलब सर कोई बॉडी बिल्डर है, अब जाके मैं जाके रेल से टकराऊंगा, देखा मेरी बॉडी मजबूत है या ट्रेन, फिर तो खुदकशी की भी एक पराकाष्ठा है ना ये। तो ये मैं कही बांग्लादेशी खुदकशी क्यों करना चाहते हैं, इनके दिमाग में है क्या? देखिए इनके दिमाग में क्या है, ये अभी बांग्लादेश जो है आपका, बांग्लादेश में वही होता है जो चाइना अभी चाहता है और आईएसआई के थ्रू करवा रहा है। अमेरिका अभी ऑब्जर्वर है, देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, स्थिति किस तरफ से जा रही है। बांग्लादेश में आपका चाइना सक्रिय है, हंचमैन आईएसआई है, सीआईए ऑब्जर्वर मान लीजिए मोटा मोटा है, बाकी हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम, जमायती और जितने मिडिल ईस्ट के बड़े छोटे संगठन हैं, टर्किश एनजीओज, टर्की जिहादी संगठन, ये सब सबका जमावड़ा आपके बांग्लादेश में हो चुका है। अभी जो भारत को कल धमकी दे रहा था, तो मैंने जरा कहा यार ये मतलब थोड़ा इसका अध्ययन किया जाए। अब आप जानते हैं कि ये बिल्कुल खुलासा हो गया, वकरुल जमान जो था उसको सीआईए ने कहा था कि शेख हसीना को यहाँ से निकाल दे और इसके तुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि भाई उसने कहा था ऐसे आप 20 मिनट में निकल जाओ, नहीं तो मैं भी फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। जबकि इसकी कजिन सिस्टर का पति है वो, इसी ने सुना शादी भी कराई थी, जिंदा छोड़ दिया। वैसे इस्लाम में जिंदा छोड़ते नहीं है, पर पता नहीं क्या हो गया, हिंदू इन्फ्लुएंस था, सनातनियों के साथ पला बड़ा हुआ तभी छोड़ दिया, वरना इस्लाम में तो जिंदा छोड़ने का रिवाज ही नहीं है। तो इसने कहा जिंदा छोड़ दिया इसको, आपा निकल गई। अब
आज मोदी जी ने खालेदा जिया की तबीयत खराब थी, उसे बोल दे कोई बात नहीं जी, आपका इलाज नहीं हो रहा, हम करा देते, आ जाओ यहाँ पे। तो थोड़ा भारत ने भी उनके जख्मों पे नमक छिड़का। अब ये जब सारा काम हो रहा था तो मैंने कहा यार ये भारत को थोड़ा, चाइना क्या चाहता, चाइना चाहता कि भारत को हम थोड़ा प्रवोक करें, भारत को हम थोड़ा दिखाएं कि हम बड़े पावरफुल थे बांग्लादेश वालों के थ्रू। अभी एशियन पावर इंडेक्स आया था सर, हमारी रेटिंग अभी हाँ नंबर 3 आ गई। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। 40 नंबर है हमारे, नंबर 1 पे 80 पे है अमेरिका, 73 पे चाइना, हम 40 पे। 40 पे एक और इंपॉर्टेंट है, 40 पे जब आप आते हो आप सुपर पावर कह रहा हो, तो यूर अ सुपर पावर नाउ। तो अब मैंने बांग्लादेश की रेटिंग देख रहा था, अब बांग्लादेश की रेटिंग 36-37 नंबर। ये 37 नंबर वाला 3 नंबर वाले से पंगे तो लेगा नहीं जो आपसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब ऐसा जन वही वाला ना, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ट्रेन से टकरा के देखता हूँ लोहा वो किसका वो मजबूत। वो तो पाकिस्तान भी काफी नीचे है, तो उसकी तो टोटल जो नंबर है वो तो 15 ही नंबर है भारत के ये तो 40 के शायद मुकाबले। ये तो 37वें नंबर पे है ना, ये तो बिल्कुल खत्म है नीचे। अब जब मैं कहा यार इनका ऐसा दिमाग है, देखिए ये चाइना ने कहा थोड़ा भारत को प्रवोक करो। अब आचार्य चाणक्य ने कहा अब युद्ध जरूर लड़िए बट चूज अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। आप समय डिसाइड करें, आप युद्ध कब और कहां लड़ेंगे वो डिसाइड करेंगे। ये हमें थोड़ा यहाँ से टाइट करना चाहता है चाइना, थ्रू उकसाना चाहता है। चाइना का प्लान क्या है, देखिए चाइना ने नीचे जो म्यांमार में जितने भी ये संगठन है इनको इकट्ठा करके यूनाइटेड फ्रंट बना लिया। अभी आपने मणिपुर को पूरा पूरा लगभग कंट्रोल कर लिया। चाइना का प्लान है अगर मैं भारत का ये थिएटर खुलवा दूं यहाँ से, ये जहादियों वहादियों सबके मतलब से, पाकिस्तानियों के मतलब से, क्योंकि चाइना को किल्सन एक तो चिकन नेक से हो रही, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं इनका ये थिएटर खुलवा दूं, जैसे आपका ये थिएटर खुलेगा ऊपर के 2 दर्रे बंद हैं सर। अभी जेएंडके में बर्फ पड़ गई है, अप्रैल तक जेएंडके साइड से कुछ नहीं होगा, एलएसी में कुछ नहीं होगा, बर्फ पड़ गई है। तो पाकिस्तान के पास विकल्प बचता पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसलिए सरक्रिक को लेकर राजनाथ सिंह जी ने धमकी दी थी औकात में रहो, क्योंकि सरक्रिक से वो कुछ सोच रहे थे। यहाँ आपका लद्दाख के नीचे वाला क्षेत्र, अच्छे जहां बॉर्डर लगता है, वहां कुछ कुछ कहीं कहीं जगह आपकी संभावना बढ़ती है। तो मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, बिकॉज वेदर वहां खराब है। वहां भी बर्फ पड़ गई, वहां भी बर्फ पड़ पड़ गई। गई, कुछ बहुत ज्यादा संभावना ही नहीं है यहाँ। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और यहाँ लगभग लगभग सारा बंद ही है। तो अब नया थिएटर खोलना आपको कहा, बांग्लादेश में। जैसे आप बांग्लादेश खोलोगे, इंडियन आर्मी बांग्लादेश में लग गई, तो आपका मणिपुर जो थोड़ा अभी कंट्रोल में, मणिपुर को करेंगे हाईलाइट। और पाकिस्तान का अभी एक प्लान पकड़ा गया था, ट्रिपल प्लान। ट्रिपल प्लान क्या था, ये आईबी ने इसका खुलासा किया है। पहला प्लान था कि आप जाके, ये जो डॉक्टर जहाद वहाद वाला नेटवर्क था, बेसिकली कश्मीर जहाद को पैन इंडिया जहाद, मतलब इंडिया कश्मीर के बाहर ले जाओ। इसको कश्मीर में करके मजा नहीं आ रहा, कश्मीर के बाहर ले जाओ। यहाँ से पीएफआई को फिर एक्टिवेट करने की कर रहे थे और आईएम को फिर एक्टिवेट कर रहे थे। और आपकी बार संरक्षण किसको, मतलब इसका सूत्रधार कौन है, इसका मैनेजर कौन है? इसका मैनेजर है भटकल ब्रदर जो पाकिस्तान में है। इन तीनों संगठनों को कोऑर्डिनेट या मैनेजर जो कर रहे थे भटकल ब्रदर्स, जो दोनों पाकिस्तान में रहते हैं। और उसके ऊपर आईएसआई था। कोशिश है कि भारत का ज्यादा से ज्यादा माल और बंदा यूज करो, ताकि भारत को इंटरनली डिस्टर्ब करो, यहां से मणिपुर खोलो। और जब भारत इन सब में लग जाएगा, कश्मीर जहाज जो जिसको लगभग लगभग क्रश कर दिया गया है, उसको फिर रिजिनवेट करना, कश्मीर जहाज को हमें फिर रिजिनवेट करना, फिर उसमें जान डालनी है। ये मेगा प्लान था। अभी जो यूनिस वूनिस है, ये तो वही चूंटी है जिसके पर निकल आए। ये सोच रहा मैं भारत को प्रवोक करूंगा, बोलूंगा ठीक नहीं होगा तुम्हारे, हम तुम्हें देख लेंगे। भारत विल बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट हिटिंग मी व्हेन आई वांट देम टू हिट एंड वेयर आई वांट देम टू हिट। और भारत की स्ट्रेटजी और राजनीति होगी, विल हिट यू व्हेन एंड एवर वी वांट टू हिट यू एंड वेयर वी वांट टू हिट यू। यू विल नॉट टेल अस द नेम ऑन द प्लेस। तुम हमें नहीं बताओगे कब और कहां। पर मैं तो बांग्लादेशों को सीधा कहता हूं, अगर तुम सुधरे नहीं, जब भारत आएगा तो भैया हिंदू देश लेके ले जाएगा, क्योंकि वो हमारा डिविडेंड होगा। अगर हम मेहनत करेंगे, टाइम एनर्जी डालेंगे, तो वी हैव टू टेक आउट हिंदू देश। सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हिंदू देश देखे मानोगे। 101% बात है।